हेलो। बहुत डॉक्टर राजश्री दुग्गड़ जी को कृपया अपनी कहानी के साथ मंच पर आएं। इससे पहले मैं छोटा सा एक परिचय पढ़ना चाहूँगा राजश्री जी का कि डॉक्टर राजश्री दुग्गड़ जी एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाली महिला हैं। इन्होंने अपनी शैक्षणिक और रचनात्मक यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हिंदी साहित्य में पीएचडी करने के बाद वह वर्तमान में जेनोलॉजी में एमए कर के अपने क्षितिज का विस्तार कर रही हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों में 2005 में भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा प्रदान किया गया प्रतिष्ठित प्रतिभावान पुरस्कार शामिल है। डॉक्टर राजश्री जी की लघु कथाएँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। साथ ही एक कविता संग्रह जुगलबंदी की भी ये लेखिका हैं और वे ऑल इंडिया रेडियो के लिए लेखिका, कहानीकार और वक्ता के रूप में सक्रिय रूप में योगदान देती रही हैं। इनकी रचनात्मक गतिविधियां थिएटर क्षेत्र में फैली हुई हैं, जहां हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में 2023 में 2 नाटक लिखे और उनका प्रदर्शन भी किया। अपने कलात्मक प्रयासों के अलावा वे एक प्रमाणित आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं, जो अपने काम में रचनात्मकता और उपचार का मिश्रण करती हैं। व्यवसाय के मोर्चे पर डॉक्टर दुग्गड़ श्रेय ऑटोमोबाइल्स के निर्देशक के रूप में काम करती हैं, जो अपनी कलात्मक जुनून के साथ अपनी उद्यमशीलता की जिम्मेवारियों को कुशलता से संतुलित करती हैं। इनकी यात्रा साहित्य, कला, व्यवसाय और सामाजिक जुड़ाव का एक सहज मिश्रण दर्शाती है। आपकी कहानी का शीर्षक है आज़ादी। स्वागत है राजश्री जी। मैं कहानी वाला का हृदय से आभार करती हूँ, जिन्होंने आज हम सब कहानीकारों को ये अवसर प्रदान किया। उपन्यास पूरी जिंदगी का चित्रण होता है और कहानी किसी एक घटना का चित्रण। तो अगर हम कहें कि उपन्यास एक होल पिज़्ज़ा है और कहानी पिज़्ज़ा का एक स्लाइस। अभी तक आपने अलग अलग स्लाइस, अलग अलग फ्लेवर वाले कई सारे पिज़्ज़ा की एक एक स्लाइस को टेस्ट किया है। मैं आशा करती हूँ मेरी कहानी का फ्लेवर भी आपको पसंद आएगा। कल 15 अगस्त है। देखो दादी, मैं तिरंगा लेकर आया। हमारी स्कूल में कहा है हर घर में तिरंगा फहराने के लिए। कल हम सब मिलकर तिरंगा फहराएंगे। मैं सेल्फी लेकर अपने स्टेटस पर भी डालूंगा। 14 साल के पोते ने अपना तिरंगा बीना को दिखाते हुए कहा। तिरंगा टेबल पर रखकर वह कमरे से भाग गया। 15 अगस्त सुनते ही जाने कैसे घटना चक्र की हर एक घटना दृश्य की तरह उसके आँखों के सामने आने लगी। 15 अगस्त, हाँ, वह भी तो 15 अगस्त का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था। देश आज़ाद हो गया है। चारों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। घर में आने वाले काको सा, बाबो सा, बापू सा सब आज़ादी की बातें कर रहे हैं। तब वह 8-9 बरस की थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उस पर ही थी। माँ तो हर समय छोटी बहनों और भाई में ही उलझी रहती थी। हर कोई गांधी और नेहरू की बात कर रहे थे। बीना को तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। कल का गुलाम देश या आज का आज़ाद देश, ना हवा बदली, ना पानी, ना कुछ और। वह भी रोज की तरह ही एक दिन था। उसके लिए तो उठकर उसने प्रार्थना की, घर की सफाई की, फिर वह रसोई बनाने में लग गई। पर जो भी खाना खाने आता था उस दिन आज़ादी की बात करता था। दोपहर में जब वह गुरु दर्शन के लिए गई तो रास्ते में रंग बिरंगे तिरंगे घरों पर लगे हुए दिखाई दे रहे थे। हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग अफरा तफरी में यहाँ से वहाँ जा रहे थे, जैसे किसी की शादी हो या कोई बहुत बड़ा त्यौहार। क्या होती है आज़ादी? देश के आज़ाद होने से अब क्या होगा? जैसे
कई सवाल उसके मन में आए, पर इन सवालों का उत्तर उसे तो पता नहीं था, और वो पूछती भी तो किससे। चुपचाप उसकी दिनचर्या वैसी ही चलती रही। बड़े पुण्य किए हैं आपने, जो आपके घर में 2-2 दीक्षाएं हो रही हैं। अपनी 2 जवान बेटियों को धर्म की सेवा में देना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ा कलेजा है आपका, बहुत पुण्याई की है आपने। अरे यह तो पूर्वजों की पुण्याई है, यह हर किसी के बस की बात है ही नहीं। बेटियां भी तो देखो, कैसी सुकोमल काया और चांद और सूरज सा चमकता चेहरा। अरे धर्म का रास्ता आसान नहीं है, तलवार की धार पे चलना है। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना महान काम कर दिखाया है। अरे पिछले जन्म का कुछ संचित कर्म होगा जो इस जन्म में उदय हुआ है। मोह माया के बंधन तोड़ आत्मा के विकास के लिए दुनियादारी से आज़ाद होकर इन्होंने अपनी आत्मा को माया के बंधन से आज़ाद करने के लिए ही तो ये रास्ता चुना है। धन्य है यह माँ, धन्य है यह परिवार। बीना की बहनों की आज दीक्षा है। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आगे बढ़ बढ़कर उसे तथा उसकी माँ को बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था, और वह ठगी सी खड़ी अपनी बहनों को देख रही थी। बड़ी तो वह थी, पर उसकी दोनों छोटी बहनों ने यह बड़ा काम कर दिया और माँ को कितनी सारी मुश्किलों से आज़ाद कर दिया। खुद भी इस दुनियादारी के जंजाल से आज़ाद होने के लिए अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के बंधन से आज़ाद करने के लिए वे धर्म के पथ की ओर अग्रसर हो गई थी। दरअसल पिताजी का अचानक से देहांत हो गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, पिताजी की कमी महसूस होने लगी जब थाली में कभी बिना सब्जी के सूखी रोटी, कभी दही के बदले छाछ का पतला पानी और कभी सिर्फ दलिया ही परोसा हुआ मिलता। माँ ने जैसे तैसे भाई और तीनों बहनों को बड़ा किया। बिना बाप की बेटी का विवाह करना कितनी बड़ी समस्या है, माँ को बीना का विवाह करते करते पता चल गया, और बाकी की दोनों बेटियों ने इससे बड़ा सबक लिया और कभी विवाह ना करने का निश्चय किया। पर क्या समाज में कुंवारी लड़की को घर पर रखा जा सकता है? अपनी इज्जत और मर्यादा को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी धर्म ने एक बहुत ही सुंदर सा रास्ता दिखाया। उसकी दोनों छोटी बहनों ने साध्वी व्रत धारण कर लिया। भाई छोटा था, पर लड़का तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। पिता की मृत्यु के बाद गरीबी में जिस चादर से बहुत मुश्किल से घर की इज्जत को संभाल कर रखा था, अब वह धवल रंग में रंग गई थी, और बहनों के साध्वी बनते ही समाज में उन्हें एक नया रुतबा मिल गया था, और धर्म संघ का साथ होने के कारण भाई को भी काम मिल गया था। अब घर बहुत आराम से चल रहा था। बीना का विवाह होकर वह जिस घर में आई थी, उसके पति 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। लाडले थे, पर दबाव भी उतना ही था, किसी से कुछ ना बोलते थे। और बीना छोटी बहू होने के नाते घर के छोटे काम जैसे बर्तन मांजना, सफाई करना उसी के जिम्मे आते थे। जेठानी रसोई संभालती थी। ससुर जी थे नहीं। बहुत सारा कर्ज अपने 2 बेटों के ऊपर छोड़कर वो जल्द ही स्वर्ग सिधार गए थे, और सासू जी अब आंगन में बैठे बैठे सारे कामों के निर्देश देने के साथ साथ आने जाने वालों से मिलना जुलना करती थी, और इसके अलावा बीना के काम में मीन मेख निकालती थी। अरे बिना बाप की बेटी और उस पर मायके की तंगहाली। आपको ससुराल में
कभी भी मान का हकदार नहीं बनाती। उसके हिस्से में सिर्फ गधे की तरह काम करना और सबकी उपेक्षा ही आती थी। पति और जेठ कमाने के लिए बाहर रहते थे। बरस में सिर्फ एक बार 1 महीने के लिए आते थे और तभी पूर्णिमा का पूरा चांद होता था और जगमगाती रातें होती थी। बाकी 11 महीने तो गहरी काली लंबी अमावस। लंबा सा घूंघट डाल बीना सुबह से रात तक काम में लगी रहती। शरीर को इतना थकाना जरूरी था कि बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाए। धीरे धीरे ससुर का कर्ज पूरा हुआ। उनका परिवार कर्ज के बोझ से आज़ाद हुआ और दूसरी जगह जाकर बस गया, जहां पति और जेठ ने नया कारोबार शुरू किया। बीना के भी 3 बच्चे हो गए थे। वह अपने बच्चों को बड़ा करने में लगी रही। बीना ने कभी घूंघट के बाहर देखा ही नहीं। कभी रसोई या घर की दहलीज के बाहर जाने का मौका भी उसे नहीं मिला। शायद अकेले तो बीना ने कभी गली भी पार नहीं की होगी। हाँ, बेटी की शादी के समय एक बार वह जरूर बाजार गई थी। तब बीना ने पहली बार देखी थी बाजार की रौनक। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए, क्या लेना है। दुकानदार ने जब उससे उसके मनपसंद रंग पूछा तो वह सोच में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। उसका मनपसंद रंग। पति और जेठ ने ही सारी खरीदारी की। ज्यों-ज्यों वक्त बदला, बच्चे बड़े हुए, जेठानी के बच्चों की शादियां हो गई। नई बहू नए नए फैशन लेके आई। बड़े घर की बेटी थी। उसे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, सो सारा काम जस का तस बीना के जिम्मे। बहू को जब पहली बार खाना परोसा तो उसने बस चखा भरी और कहा, मुझे यह सब पसंद नहीं है। खाने में भी पसंद होती है या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है? बीना ने तो इतने वर्षों में जो बचा वही खाकर पेट भरा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था घर में हो क्या रहा है। सारा काम करने के बावजूद कभी जेठानी या कभी बहू, दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ तकलीफ हो ही जाती। और बहू को जरा सी भी तकलीफ होती तो जेठानी, जिसने आज तक जीवन में उन्हें कुछ नहीं कहा था, अब उससे कुछ ना कुछ ज़रूर कहती। और फिर एक दिन जेठानी ने कह ही दिया, रोज़ रोज़ की चिकचिक से तो अच्छा है अपना घर अलग अलग कर लें। कम से कम खाने पहनने की तो आज़ादी होगी। कई दिन तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करें, क्या बनाएं, क्या खाएं। और कुछ ना बोलने वाले पति ने भी कहा, तुम्हारे कारण ही मेरे भाई ने मुझे अलग कर दिया। उसके कारण? खैर, वक्त तो बीतता ही है और जीवन भी अपनी रफ्तार से ही चलता है। उसके खुद के बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे ने पढ़ाई ख़त्म की। उसके पति चाहते थे वह भी उसके साथ उनके कारोबार में हाथ बटाए, पर बेटे ने साफ मना कर दिया। इस छोटे से शहर में मुझे नहीं रहना। मैं किसी बड़े नए शहर में नया काम करूँगा, जहाँ सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। मैं अपना काम अपने तरीके से करने की आज़ादी चाहता हूँ। और उसने एक बड़े शहर में अपना काम कर लिया। मेहनत करके दोनों भाइयों ने अच्छा काम जमा लिया। तब उसकी शादी के बारे में सोचा गया। बेटे की शादी का समय आया तो बड़े चाव और धड़कते मन से बीना ने बहू का स्वागत किया। बीना और बहू का संबंध बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी गुलाम और एक आज़ाद ख्याल पंछी का। एक ने कभी खुलकर सांस ही नहीं ली थी और दूसरे को खुलकर ऊंचा उड़ना था। बीना को लगता वह सास है, यह उसका फ़र्ज़ है कि वह बहू को अपने घर के रीति रिवाज परंपरा के बारे में बताए। पर बहू को तो रीति रिवाज बेड़ियों की तरह लगते थे। बीना ने कभी पूजा किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डाला था और यहाँ
बहू बिना चाय के रसोई घर के अंदर घुसती भी नहीं थी। उन्होंने घर की रोटी के अलावा कभी कोई स्वाद नहीं चखा था, सिवाय किसी रिश्तेदार या संबंधी के घर विवाह भोज के अलावा। और यहाँ बहू रोज ही नया खाना या तो बनाती थी या बाहर से आता था। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही बाहर से खाना आता था या बाहर खाना खाने जाते थे। बीना का छोटा बेटा भी भाभी की ही चमचागिरी करता था। नई फैशन की चमक के आगे पुरानी परंपराएं कितनी बोदी, कितनी बेरूप लगती हैं। बीना को समझ ही नहीं आ रहा था। कभी कुछ कह दिया या बाहर जाने से मना कर दिया तो बच्चे माँ को पुरानी ख्यालों की हो माँ, बच्चों की खुशी का ख्याल नहीं रखती कहते और बुरा मान जाते। घर में हर समय तनाव बना रहता। वह महसूस करती, परंतु इस तनाव को दूर करने का कोई भी उपाय उसे समझ नहीं आ रहा था। वह कहाँ से आई थी, वह कैसी थी और वह क्या बन गई है। इतना तो बदल गई है। फिर भी पति और बच्चे कहते समय के साथ बदलो। तुम बदलना नहीं चाहती। आखिर क्या बदलना है? उसका तो अपना कुछ था ही नहीं जिसे वह बदले। बहू कहती कि वह अब तक पुराने रीति रिवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई है। क्या सच? माँ जी, अपने आप को इससे आज़ाद करो। पर कैसे? बिना सुनती थी, समझने की कोशिश करती थी, पर कुछ भी कर सकना जैसे उसके वश में नहीं था, जैसे उससे कुछ भी ना हो रहा हो। और पति की मृत्यु के बाद तो उसने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया। क्या करती? उसका कुछ भी बोलना, कुछ भी न करना नए ज़माने के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता था। जो भी उससे कह दिया जाता वह कर देती। धीरे धीरे उसने अपने आप को अपने में ही सीमित कर लिया ताकि उसके बेटा बहू आज़ादी से अपना जीवन जी सकें। पिछले ही महीने बीना की नातिन उसके पास 1 महीना रहकर गई थी। उसी के साथ सोती थी, उसी के साथ खाना खाती थी। लोग कहते थे उसकी नातिन उसके जैसी दिखाई देती है। क्या सच? श्वेता तो कितनी सुंदर है। उसका लहजा, उसकी बोली चाली, उसका कपड़े पहनने का तरीका कुछ भी तो बीना जैसा नहीं है। पर शायद नए नक्श मिलते होंगे। श्वेता तो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसे पता है उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए। 25 वर्ष की हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है और अब नौकरी करती है। बेटी के कहने पर उसने एक बार अपनी नातिन से शादी के बारे में कहा तो उसने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, नानी मैं शादी ज़रूर करूँगी, पर सोच समझकर, जहाँ मेरा मन होगा, जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ उसके साथ शादी करना चाहूँगी। मैं जीवन जीना चाहती हूँ नानी, गुजारना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार खुश रहे, पर मैं खुद की खुशी को भी महत्व देना चाहती हूँ, वरना मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं सोचेगा। बीना को बड़ी हैरानी हुई उसकी बातों से। बीना ने अपनी नातिन से कहा, तुझे ये सब बातें कहाँ से पता चली? श्वेता ने बहुत प्यार से बोला, नानी शिक्षा औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोलने के लिए, उसे अपने पैरों पे खड़ा रखने के लिए और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेने के लिए शिक्षा उसे मजबूत आधार देती है। और बीना, वह तो अनपढ़ थी, उसे तो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। श्वेता से उसने बहुत सारी बातें सीखी। श्वेता उससे दुनिया जहान की बातें करती, नई पुरानी बातें करती। धीरे धीरे बीना को लगा जैसे उसके कमरे में नई हवा, नई रोशनी भर रही है। उसे अपनी सांसों में ताजगी महसूस होने लगा बूढ़ी बेजान हड्डियों में नई उमंग भर गई हो। बीना की शर्म, बीना की झिझक को श्वेता ने बड़े प्यार से धीरे धीरे दूर किया। श्वेता ने एक और काम किया। जाने से पहले उसने बीना के पोते को
बीना का दोस्त बना दिया। वह दिन भर दादी के कमरे में अपना होमवर्क करता, रात में दादी के साथ सोता और दुनिया भर की अपने दोस्तों की, अपने स्कूल की बातें बीना को बताता। बीना को आज के समय की बातें पता चली। दुनिया कितनी बदल गई है। दादी, पोता फिर कमरे में आया। वह उन्हें अपना नया कुर्ता दिखाना चाहता था। दादी, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। बहुत सुंदर, मेरा राजा बेटा, बीना ने अपने पोते की बधाइयाँ लेते हुए कहा। दादी, मैं ये कल पहनूंगा, कल हमारी आज़ादी का दिन है। अच्छा, आज़ादी यानी क्या होता है? आज बीना ने अपने आप को रोका नहीं, उसने पूछ ही लिया। आज़ादी यानी अपने मन की सुनने का, अपने मन की करने का, अपना जीवन अपने तरीके से जीने का, ये होता है दादी आज़ादी। आपका जो मन करे वही करो ना। हाँ, सच में? तब तो मैं भी कल नई साड़ी पहनूंगी और मैं भी आज़ादी मनाऊंगी। बीना को लगा जैसे उसकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज उसे आज़ादी का अर्थ समझ में आया था। धन्यवाद।